नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। दिन के बज चुके हैं 2। मैं हूं हाजिर हूं और मैं हूं आपके साथ भावना नैयर, देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर आपका अपना पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक पहुंचाते हैं वो खबरें जिन पर रहती है सभी की नजर। लेकिन न्यूज पंच में आपको पता है सिर्फ खबर नहीं होती है, बल्कि होती है हर खबर की पूरी पड़ताल, वो भी तथ्यों और आंकड़ों के साथ आपको समझाते हैं खबर का हर एक बिंदु, हर एक पहलू। साथ ही ग्राउंड जीरो पर रहते हैं हमारे साथ हमारे संवाददाताओं की टीम, जिनसे लेते हैं हम हर छोटी बड़ी अपडेट। यानी न्यूज पंच में हर खबर पर रहती है हमारी पैनी नजर। और आज न्यूज पंच के जरिए जिन 3 मुख्य खबरों पर हमारी नजर रहने वाली है, सबसे पहले उन टॉप लाइंस का रुख कर लेते हैं। सबसे पहले खबर होगी अंतर्राष्ट्रीय जगत से। तालिबान सरकार को मिल चुका है रूस का साथ, कैसे बदलेगा वैश्विक समीकरण, आपको बताएंगे न्यूज पंच में। साथ ही जिस अगली खबर का रुख करेंगे वो है हिंदी बनाम मराठी भाषा विवाद। एमएनएस कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी लगातार महाराष्ट्र में जारी है। कौन है इस गुंडागर्दी के पीछे, बताएंगे आपको इसका सच। और आखिर में बात होगी कर्नाटक सरकार की। अनुसूचित जाति जनगणना पर लगातार कई विवाद खड़े हो रहे हैं, लापरवाही बढ़ती जा रही है, गैर जिम्मेदाराना हरकत हो रही है, जिस पर कर्नाटक सरकार अब सख्ती से निपटती हुई नजर आएगी। बताएंगे आपको क्या है ये पूरा मामला, सिर्फ और सिर्फ न्यूज पंच में। तो जिस पहली खबर पर हम रुख करने वाले हैं, यह है अंतर्राष्ट्रीय जगत से, जिससे बदल सकता है वैश्विक समीकरण, वैश्विक परिदृश्य। और यह खबर है रूस से जुड़ी हुई, तालिबान से जुड़ी हुई। रूस दुनिया का पहला देश अब बन चुका है जिसने अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को मान्यता दे दी है। रूस के इस रुख ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक नया अध्याय जोड़ दिया है। अब तक आपको बता दें कि किसी भी देश ने तालिबान सरकार को औपचारिक मान्यता नहीं दी थी। तालिबान नेताओं ने इसे एक बड़ी उपलब्धि बताया है। अब सवाल ये बड़ा उठता है कि रूस तालिबान को मान्यता देकर आखिर चाहता क्यों है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की इसके पीछे क्या रणनीति है। तालिबान जिस संगठन से निकला है, आपको बता दें, उसका गठन ही रूस का विरोध करने के लिए कभी किया गया था। कभी अमेरिका ने रूस को बाहर करने के लिए अफगान मुजाहिदीन का सहयोग किया था। अब पुतिन एक बार फिर से अफगानिस्तान के रास्ते में सेंट्रल एशिया में रणनीतिक प्रभाव बढ़ाने की कोशिश में है। अफगानिस्तान में अगस्त 2021 में तालिबान सत्ता में आई थी। तो इससे किस तरीके से वैश्विक परिदृश्य बदलेगा, वैश्विक समीकरण बदलेगा, क्यों रूस इस तरीके की औपचारिक मान्यता तालिबान को दे रहा है, क्या है रूस की इसके पीछे की मंशा। आइए ग्राफिक्स के जरिए अब आपको समझाते हैं कि तालिबान सरकार को रूस की मान्यता आखिरकार क्यों मिली है। तालिबान सरकार को रूस की मान्यता इसलिए मिली है क्योंकि रूस की कई इच्छाएं हैं जो वो तालिबान सरकार से पूरी करना चाहती है, और वो चाहे फिर राजनीति से जुड़ी हो या व्यापारिक हो। तो रूस ने औपचारिक रूप से तालिबान को मान्यता दे दी है। और आपको बता दें कि अभी तक कोई भी ऐसा देश नहीं है जिसने तालिबान को इस तरीके की औपचारिक मान्यता दी है। आधिकारिक मान्यता देने वाला अब रूस पहला देश बन चुका है। वैश्विक राजनीति के हिसाब से देखें, परिदृश्य के हिसाब से देखें, समीकरण के हिसाब से देखें, तो इसको एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है जिस पे अंतर्राष्ट्रीय जगत की नजर इस समय बैठी हुई है कि क्यों रूस ने तालिबान को औपचारिक मान्यता दे दी है। आगे बढ़ते हैं। अफगानिस्तान में आपको बता दें कि अगस्त 2021 से तालिबान सत्ता में आई थी अफगानिस्तान में। जब अमेरिका वहां से हटा था तो तालिबान सत्ता में आई थी, और उसके बाद से तालिबान सत्ता में बरकरार है और अब रूस ने उसको मान्यता दे दी है। आगे बढ़ते हैं। रूस ने औपचारिक रूप से अब मान्यता दे दी है, तो अब इससे क्या क्या समीकरण बदलते हुए नजर आएंगे और रूस की तालिबान सरकार को इस तरीके की मान्यता देने के पीछे आखिरकार मंशा क्या है, क्या वो इम्पैक्ट हो सकते हैं, क्या एडवांटेजेस वो ढूंढ रहा है इस समय तालिबान में, ये आगे आने वाले वक्त में पता चलेगा। आपको बता दें कि अफगान राजदूत गुल हसन
को किया है स्वीकार रूस ने। और साथ ही साथ हमने देखा है कि किस तरीके की सोशल मीडिया पे देखें तो ये तस्वीरें भी साझा की गई हैं जहां रूस और अफगान के जो मंत्री हैं वो एक साथ बैठ रहे हैं और साथ ही साथ रूस तालिबान को मान्यता दे रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि अफगान के विदेश मंत्री ने इस पर क्या बयान दिया है। इसको बड़ी उपलब्धि बताया गया है। काबुल में आमिर खान मुताकी ने इसको कबूल किया है कि इस तरीके की रूस ने उन्हें मान्यता दे दी है, जिसके बाद उन्होंने बहुत खुशी जाहिर की है। रूसी राजदूत आपको बता दें दिमित्री जिरनेव ने इस फैसले की जानकारी दी है। इसके बाद विदेश मंत्री मुताकी ने बताया है कि रूस का ये एक साहसिक फैसला है और इससे आने वाले समय में दूसरे देश भी कहीं ना कहीं मिसाल जो है ये आज कायम कर दी है रूस ने। सकारात्मक संबंधों, पारस्परिक सम्मान और भागीदारी का अब दौर, नया अध्याय जो शुरू हुआ है रूस और तालिबान के बीच में, वो शुरू होने वाला है। अन्य देशों के लिए ये एक मिसाल बनेगा, एक उदाहरण बनेगा और बदलाव की एक नई बयार जो रूस और तालिबान के बीच शुरू हुई है वो देखने को मिलेगी आने वाले समय में। अफगान के विदेश मंत्री जो हैं बेहद ही सकारात्मक नजर आ रहे हैं, बेहद ही हर्षोल्लास के साथ नजर आ रहे हैं और दिख रहा है कि रूस और तालिबान के बीच की नजदीकी ये साफ साफ पर दर्शा रही है कि रूस के पीछे की एक बड़ी मंशा जरूर है। आइए अब अपने संवाददाता का रुख कर लेते हैं और जानते हैं उनसे ताजा जानकारी और इसके समीकरण। जैसिका हमारे साथ जुड़ गई हैं। जैसिका, मैं आपसे जानना चाहूंगी रूस की इस तरीके की औपचारिक मान्यता देने से आखिरकार अंतर्राष्ट्रीय जगत पर क्या फर्क पड़ेगा और रूस के इसके पीछे की मंशा क्या है? आखिरकार रूस को इससे क्या फायदा मिलने वाला है? देखिए, ये एक बहुत ही अहम खबर है। जैसे कि आपने बताया थोड़ी देर पहले कि रशिया जो है जिसकी बात की जाए और तालिबान का संबंध कोई नया संबंध नहीं है। ये संबंध जैसे कि हमें बताया जा रहा है 2018 में भी शुरू हो गया था, जब काफी सारे तालिबान ऑफिशियल्स रशिया भी गए थे। और ये भी एक मानने वाली बात है कि अफगानिस्तान एक ऐसा देश है जिसपे बहुत सारे सैंक्शंस भी लगे हुए हैं खुद यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के, जिसकी वजह से अफगानिस्तान में काफी पिछले समय में पॉवर्टी रिडक्शन जहाँ आप देख ले मुश्किल रहा है और ड्रग ट्रैफिकिंग के मामले में भी अफगानिस्तान को काफी मुश्किलें देखनी पड़ी हैं। इन मामलों में भी रशिया अफगानिस्तान की मदद करना चाहता है और रशिया के अलावा और भी दूतावास हैं अफगानिस्तान में जो कि पहले से ही थे। जब अमेरिकी ट्रूप्स जब अफगानिस्तान से गए उससे पहले भी काफी सारी एम्बेसीज और ऑफिशियल्स वहाँ पे थे। चीन के ऑफिशियल्स वहाँ पे थे, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, उज़्बेकिस्तान, पाकिस्तान के एम्बेसीज अभी भी अफगानिस्तान में हैं। पर हाँ, जैसे कि आपने बताया, रशिया पहला ऐसा देश है जिसने मान्यता दी है तालिबान सरकार को अफगानिस्तान की 2021 के बाद, जब तालिबान फॉर्मली एक गवर्नमेंट बना पाया था। लेकिन जैसिका, मैं आपसे यहाँ ये भी पूछना चाहूंगी, ये वही रूस है जिसने तालिबान को कभी आतंकी संगठन घोषित किया था। आज रूस इसे औपचारिक मान्यता दे रहा है। इस औपचारिक मान्यता के क्या पहलू हो सकते हैं? तालिबान को इससे क्या फायदा मिल सकता है? रूस को इससे फायदा क्या मिल सकता है? और जो दूसरे देश हैं उसके लिए क्या ये एक बड़ी मिसाल खड़ी हो गई है आज? आपने बिल्कुल सही पहचाना, क्योंकि ये रशिया ने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से अभी अप्रैल में ही तालिबान को डीलिस्ट किया है, जिसे कहते हैं। उससे पहले तालिबान एक लिस्टेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन था रशिया की लिस्ट में, पर अप्रैल में ये डिसीजन लिया गया उनको हटाने का। और तो जिस तरीके से संबंध अब बनाए जा रहे हैं, ये भी जानना जरूरी है कि अफगानिस्तान में करीबन $3 ट्रिलियन वर्थ रिजर्व्स हैं, जिसकी वजह से अफगानिस्तान को बार बार इन्वेड किया गया। रशिया, चाहे वो रशिया हो चाहे वो अमेरिका हो, पर इसी वजह से अफगानिस्तान को अंग्रेजी में ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स भी कहा जाता है। कभी भी कोई भी हुकूमत अफगानिस्तान में अपना हक नहीं जमा पाई और अंत में तालिबान की ही सरकार बनी। पर हाँ, जैसे बाकी देशों का मानना है कि तालिबान में लड़कियों की एजुकेशन को लेके, उनकी राइट्स को लेके काफी कंसर्न्स हैं, क्योंकि अफगानिस्तान अब एक शरिया लॉ में शरिया लॉ गवर्नमेंट है। तो इस पर काफी चर्चा रहती है बाकी वेस्टर्न नेशंस की, कि कुछ जिस हिसाब से लड़कियों को राइट्स दी गई हैं वो काफी मुश्किलों में पड़ जाती है।
चलिए अब ये देखना होगा कि वैश्विक रुख कैसे बदलता है, समीकरण कैसे बदलते हैं और आने वाले वक्त में क्या दूसरे देश भी रूस की तर्ज पर क्या तालिबान को औपचारिक मान्यता देते हैं या नहीं। फिलहाल जैसिका, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज पंच में अब रुख कर लेते हैं अगली खबर का। अगली खबर महाराष्ट्र से आ रही है। दक्षिण भारतीय राज्यों के बाद अब महाराष्ट्र में भाषा विवाद एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। महाराष्ट्र में हिंदी को लेकर आए दिन किसी न किसी तरह का विवाद होता रहता है। अब मराठी बनाम हिंदी विवाद सियासी रंग लेता जा रहा है और राजनीतिक हलचल भी अब तेज हो गई है। आखिरकार हुआ क्या है? एमएनएस कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी ने इस मुद्दे को और तूल दे दिया है। हुआ क्या कि 1 जुलाई को महाराष्ट्र में हिंदी विवाद के बीच मराठी नहीं बोलने पर एक व्यापारी की पिटाई का मामला सामने आया। राज ठाकरे की अगुवाई वाली महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी कि मनसे के कार्यकर्ताओं पर व्यापारी की पिटाई करने का आरोप है। हुआ क्या कि 1 जुलाई को मीरा रोड के व्यापारी को मराठी ना बोलने पर थप्पड़ पे थप्पड़ मारने वाला वीडियो लगातार इस समय सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अब इस घटना के बाद हुआ क्या है कि इस घटना के बाद अब व्यापारी संगठन जो हैं वो आक्रोश में है। साथ ही साथ बुधवार को हम देखें तो बाजार बंद भी किए गए हैं। तो हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में लगातार मराठी बनाम हिंदी विवाद तूल पकड़ता जा रहा है, राजनीतिक रंग इसको मिलता जा रहा है और मनसे के कार्यकर्ता आखिरकार इस तरीके की वारदातों को या घटनाओं को अंजाम क्यों दे रहे हैं? क्या राजनीति चमकाने की तर्ज पर इस समय मनसे है? ये देखना होगा। लेकिन ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि आखिरकार गुंडागर्दी से क्या मनसे की राजनीति चमक सकती है। आइए ग्राफिक्स का रुख करें तो मुंबई के मीरा रोड इलाके में भाषा के नाम पर यह हमला किया गया। 1 जुलाई को यह हमला हुआ है। सुर्खियों में दुकानदार को पीटने का ये मामला सामने आया है। आप देख रहे हैं ये वीडियो के जरिए, जो वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। यहाँ एक दुकानदार के पास कुछ लोग आते हैं। अब जो दुकानदार है वो उनसे बात हिंदी में करता है। हिंदी में बात करने पर उनको होती है आपत्ति। इस आपत्ति के बाद जो ये आर्ग्यूमेंट है वो बढ़ता जाता है और कार्यकर्ता जो हैं, जो कहा जा रहा है कि मनसे के कार्यकर्ता हैं, वो इस दुकानदार को पीटते हैं। जिसके बाद अब व्यापारी संगठन एकजुट हो गए हैं और एकजुट होने के बाद ये मामला तूल पकड़ रहा है। एमएनएस वर्सेस बीजेपी के बीच लगातार कई बयान सामने आ रहे हैं और अब तक हम आपको बता दें कि कम गंभीर धाराओं में केस दर्ज है। वीडियो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से थप्पड़ पे थप्पड़ मारे जा रहे हैं इस व्यापारी को। गैर मराठी ये व्यापारी है, हिंदी में ये बात कर रहा है। इस पर इन कार्यकर्ताओं को आपत्ति होती है। पीड़ित ने लगाई है अब इंसाफ की गुहार और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग व्यापारी संगठन वहां कर रहे हैं। और इस मीरा रोड पर बुधवार को बाजार बंद भी किया गया है। तो हम देख रहे हैं कि किस तरीके से पहले भी ये भाषा विवाद लगातार चलता आ रहा है। हम देख रहे हैं कि दक्षिण भारत में इससे पहले भाषा विवाद पर लगातार आक्रोश जारी रहा। अब ये महाराष्ट्र में हम देख रहे हैं कि मराठी बनाम हिंदी विवाद शुरू हो गया और अब जो ये 1 जुलाई का वीडियो है उसने राजनीतिक रंग जो है वो पकड़ लिया है। हम देख रहे हैं कि लगातार बयानों के बाढ़ चल रहे हैं दोनों तरफ से। अब हम आगे बढ़ते हैं, बताते हैं कि आपको एमएनएस की हताशा। क्या एमएनएस इस समय हताश है? क्यों हताश है? क्यों? क्योंकि जो पिछले इलेक्शन रिजल्ट्स हैं उसमें उसको एक बड़ी हताशा मिली थी। घटती राजनीतिक जमीन को फिर जिंदा करने की कोशिश में है इस समय एमएनएस। चाहती है कि जिस तरीके से उसने इतने उम्मीदवारों को खड़ा किया था इलेक्शंस में, जिस तरीके से उसको बुरी तरीके की हार मिली, 125 उम्मीदवार खड़े करे थे, एक भी जीत नहीं मिल पाई। इलेक्शन कमीशन ने पार्टी की मान्यता की बात करे जाए तो उस चुनाव चिन्ह छिन सकता है। अब राजनीतिक जमीन हासिल करने के लिए भाषा विवाद को हवा मिल रही है, तूल मिल रही है। क्या इस वजह से तूल दे रही है एमएनएस? ये देखना होगा। 2024 की चुनाव की बात कर ली जाए तो करारी हार का सामना करना पड़ा था। शून्य यानी कि कोई भी खाता खोल नहीं पाई थी एमएनएस। तो हम देख रहे हैं कि किस तरीके से एमएनएस जा रही है कि राजनीति में उसकी पार्टी चमके। तो क्या वो ऐसे हथकंडे अपना रही है? क्योंकि आरोप तो यही लग रहा है कि एमएनएस कार्यकर्ताओं ने जिस तरीके से मराठी ना बोलने पर व्यापारी को थप्पड़ पर थप्पड़ जड़ दिए। अब आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं कि महाराष्ट्र सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया आ रही है। महाराष्ट्र सरकार ने एमएनएस कार्यकर्ताओं के इस हरकत की कड़ी निंदा की है।
जिस वक्त हिंदुओं का मुद्दा होता है तो हम हिंदू, हमारी भगवी शाल, ये कह के हम लोगों के सामने आते हैं। मगर जब वोटों की राजनीति होती है तो पार्लियामेंट इलेक्शन, विधानसभा के इलेक्शन, हम हरा झंडा लेके घूमते हैं। ये राजनीति अच्छी नहीं है। मराठी लोग जो महाराष्ट्र के हिंदू, जो महाराष्ट्र के, मैं हिंदू हूँ, मुझे अभिमान है, मैं मराठी हूँ, मुझे अभिमान है। अगर कोई ये मराठी का मुद्दा और हिंदी भाषा का मुद्दा अगर गर्म करता रहेगा तो मीरा भाईंदर का विधायक होने के नाते मैं बिल्कुल इसके खिलाफ हूँ। मराठी की कट्टरता, हिंदुत्व और हिंदुस्तान, इसमें प्रखरता, ये हमारी भूमिका है। हम मराठी के लिए बहुत कट्टर है, लेकिन अन्य भाषा या भाषिक का अपमान ये हमें मान्य नहीं है। कानून व्यवस्था और सरकार ऐसी कोई घटना होगी तो उसके ऊपर कड़े कदम उठाएगी। तो महाराष्ट्र सरकार का साफ कहना है कि अगर इस तरीके की कानून व्यवस्था बिगड़ती है तो महाराष्ट्र सरकार सतर्क है और इस पर कड़े एक्शन लेने के लिए भी तैयार है। इसके साथ ही आपको बता दें कि महाराष्ट्र के मंत्री नीतीश राणा की प्रतिक्रिया की भी काफी चर्चा हो रही है। उन्होंने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कई सवाल खड़े किए हैं। आए आपको सुनाते हैं कि नीतीश राणा का क्या कहना है। मारा ही गया है ना, एक हिंदू को मारा गया है ना, एक हिंदू को मारा गया है, तो मुझे बोलना है कि इतनी हिम्मत जाके नल बाजार और मोहम्मद अली रोड में दिखाओ ना। वो जो दाढ़ी वाले और गोल टोपी वाले क्या मराठी में बात करते क्या? शुद्ध मराठी में बात करते क्या? उधर जाने की, उनको कान के नीचे बजाने की हिम्मत नहीं है। जावेद अख्तर क्या मराठी में बात करता है क्या? आमिर खान क्या मराठी में गाता है क्या? उधर उसके मुंह से मराठी निकालने की हिम्मत नहीं है। ये गरीब हिंदू को क्यों मारने की हिम्मत कर रहे हो? ये सरकार हिंदू ने बिठाई है, हिंदुत्व विचार की सरकार है, इसलिए इस तरह की कोई भी अगर कोई हिम्मत करेगा तो हमारी सरकार भी तीसरी आंख खोलेगी, इतना मैं कहना चाहता हूँ। तो तीखी प्रतिक्रिया दी है इस समय नीतीश राणा ने। साथ ही साथ आपको बता दें कि शिवसेना प्रवक्ता संजय निरुपम ने भी एमएनएस पर निशाना साधा है। क्या कह रहे हैं संजय निरुपम, आइए आपको सुनवाते हैं। देखिए, जो लोग आज हिंदी भाषा का विरोध कर रहे हैं या मराठी भाषा के लिए बहुत जोर शोर से बोल रहे हैं, उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक कारण। महानगर पालिका के चुनाव, दोनों पार्टियां, दोनों ठाकरे की जो पार्टियां हैं वो पार्टियां पूरी तरह से सिमट गई हैं। मराठी लोगों में, हिंदू लोगों में उनका विश्वास खत्म हो गया है और ऐसे में उन पार्टियों को अपनी ये खोई हुई जमीन ढूंढनी है और खोई जमीन ढूंढने के लिए ये मराठी का मुद्दा लेकर सामने आए हैं। एक बार महानगर पालिका चुनाव खत्म हो जाएगा, उसके बाद ये मुद्दा भी खत्म हो जाएगा। और हमारे संवाददाता इस समय शिशिर हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। शिशिर का रुख कर लेते हैं। शिशिर, यहाँ मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जिस तरीके से 1 जुलाई की घटना के बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई है, सियासी रंग चढ़ चुका है अब इस मामले पे, मराठी वर्सेस हिंदी विवाद लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। हमने सुना अभी कई नेताओं की प्रतिक्रिया भी सुनी, हम सुन रहे हैं। क्या इसका मुख्य मंशा, जिस तरीके से एमएनएस कार्यकर्ताओं पर आरोप है, क्या इस मंशा को राजनीतिक कारण ही बताया जाए? क्या कहा जाए कि बीएमसी चुनाव पास है, इस वजह से मराठी मुद्दा लगातार तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है? बिल्कुल, देखिए हरी भावना, अगर इस पूरे मुद्दे को देखें तो इस मुद्दे से पहले एक बात महाराष्ट्र में उठी थी, वो थी भाषा विवाद पर। भाषा विवाद पर किस प्रकार से मराठी जो है प्राथमिक भाषा है और उसके बाद हिंदी थोपे जाने की बात जो है यहाँ पर मनसे द्वारा उठाई गई थी। हालांकि इस बार अगर देखा जाए तो कई सारे मुद्दे जो है भाषा को लेकर और कई सारे आंदोलन इससे पहले मनसे ने किए थे और इसी तरीके से आक्रामक आंदोलन भी किया था। ये कोई पहला वाकया इस वक्त नहीं हुआ है। इससे पहले भी कई बार इसी प्रकार से जो मनसे के नेता थे उनके द्वारा जो है जो गैर मराठी है उनके ऊपर हाथ उठाए गए हैं और इस बार भी हमने वही स्टाइल देखा। लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि हालांकि अब क्यों किया जा रहा है। हालांकि इसके बारे में जितने भी राजनीतिक बयान हम नेताओं की तरफ से सुने हैं उन्होंने स्पष्ट कहा है कि आने वाले समय में महाराष्ट्र में होने वाली है महानगर पालिका, नगर पालिका के चुनाव और ऐसे में कहीं ना कहीं इस प्रकार से मुद्दे उठाकर लोगों में रहना, खासतौर पर मराठी मानुष के मन में कहीं ना कहीं अपने लिए जगह बनाना, क्या ये प्रयास हो सकता है मनसे का? ये सबसे बड़े सवाल जो है इस वक्त खड़ा हो रहा है, जो कि कई विपक्षी नेताओं के जो लोग हैं वो भी कह रहे हैं। आपने बाइट में हमने सुना
तो ये सबसे प्रमुख मुद्दा। दूसरी महत्वपूर्ण बात इसमें यह भी है कि जब ये वाकया हुआ उसके बाद किस प्रकार से जो है वो एक्शन लिया गया। हालांकि इसमें अगर देखा जाए तो राज्य सरकार ने तरफ से अपने तौर से स्पष्ट कर दिया है कि इस पर कोई कोताही नहीं बरती जाएगी, कानून के मुताबिक जो कार्रवाई है वो की जाएगी। लेकिन अब सवाल ये भी उठता है कि किस प्रकार से इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है, क्योंकि सरकार ने जो है खासतौर पर जो पुलिस प्रशासन ने जो है यहाँ पर मामला दर्ज किया है अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ। लेकिन हम जिस प्रकार से देख रहे हैं कि अज्ञात व्यक्ति जो है उस वीडियो में भी दिखाई दे रहे हैं, तो क्या सरकार जल्द से जल्द उन पर भी कार्रवाई करेगी, ये दूसरा सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर है। और तीसरी बात, यहाँ पे अपने राजनीतिक रंग देने की बात की तो हर पार्टी जो है इस मसले को अलग ढंग से देख रही है। हमने अभी नीतीश राणे का बयान सुना। नीतीश राणे ने इस पूरे अगर देखा जाए पूरे विवाद को जो है हिंदू बनाम जो है बाकी धर्म से जुड़ा हुआ है। उन्होंने कुछ सवाल भी उठाया कि कुछ धर्मों के कुछ लोग हैं, क्या वो मराठी मुंबई में बोलते हैं नहीं, और अगर नहीं बोलते तो वन से उन पर क्यों नहीं आक्रामक हो जाती है। तो इस प्रकार से अलग अलग रंग देने का प्रयास इस वक्त इस मुद्दे को हो रहा है। लेकिन सबसे प्रमुख मुद्दा यह है कि आखिर महाराष्ट्र में मराठी और गैर मराठी का ये मुद्दा कब सुलझेगा, सरकार इसमें क्या हस्तक्षेप करेगी, किस प्रकार से इस बार कड़ी कार्रवाई सरकार द्वारा की जाती है, जिसके बारे में सरकार कह रही है। सरकार के मंत्री भी जो है अपनी मंशा स्पष्ट कर चुके हैं। जी भावना। शिशिर, अगर ये मान भी लिया जाए कि अगर बीएमसी एक बड़ा मुद्दा है और एमएनएस अपनी राजनीति यहाँ चमकाना चाहती है, तो बीएमसी अगर मुद्दा है तो मुद्दे बीएमसी से जुड़े होने चाहिए ना। राजनीतिक रंग देकर मराठी बनाम हिंदी विवाद से तो आप बीएमसी का चुनाव जीत नहीं सकते। फिलहाल देखना होगा कि अगर बीएमसी ही एक बड़ा मुद्दा है तो एमएनएस को दूसरे जो मुख्य मुद्दे हैं उन पर ज्यादा गौर करना चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं कि जिससे ही मुंबई में मानसून आता है बीएमसी सवालों के घेरे में खड़ी हो जाती है। इनलैंड ड्रेनेज एक बड़ी मुद्दा है। तो ऐसे मुद्दों पर इस समय पार्टियों को कहीं ना कहीं फोकस करना चाहिए। फिलहाल शिशिर, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो महाराष्ट्र से अब आपको लिए चलते हैं कर्नाटक। बात होगी अब कर्नाटक में जाति आधारित गणना की। कर्नाटक मंत्रिमंडल ने हाल ही में सर्वे से नया सामाजिक शैक्षणिक सर्वेक्षण कराने का फैसला किया। इसी के आधार पर हम देख रहे हैं कि कर्नाटक सरकार सर्वेक्षण करा रही है, लेकिन हम देख रहे हैं कि इस नया सामाजिक शैक्षणिक सर्वेक्षण में लगातार कई लापरवाहियां देखने को मिल रही हैं और मुख्यमंत्री सिद्धारमैया सख्त भी नजर आ रहे हैं। लेकिन हुआ क्या है कि इसी के आधार पर जिस तरीके से अनुसूचित जाति के लिए जाति आधारित गणना के लिए यहाँ इस समय सर्वे चल रहा है, उस दौरान ड्यूटी में लापरवाही के कई मामले सामने आ रहे हैं। अनुसूचित जाति के लिए जाति आधारित गणना करते समय ड्यूटी में लापरवाही बरतने के आरोप में बेंगलुरु महानगर पालिका के 3 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। इन निलंबित अधिकारियों पर आरोप है कि इन्होंने संबंधित घरों के मालिकों और निवासियों से संपर्क किए बिना मनमाने ढंग से उनके घर के बाहर स्टिकर चिपका दिए, कहा कि सर्वेक्षण समाप्त हो गया है। आपको बता देते हैं जानकारी के लिए कि 2015 की रिपोर्ट को कई समुदायों ने अस्वीकार कर दिया, जिसके बाद अब कर्नाटक सरकार ने यह निर्णय लिया हाल ही में कि राज्य में नई जाति आधारित सामाजिक शैक्षणिक जनगणना नए सिरे से कराई जाए। कर्नाटक राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को 90 दिनों का समय दिया गया है कि इस सर्वेक्षण को पूरा करके आप रिपोर्ट सौंपें। तो ये पूरा मामला ये है कि जाति जनगणना जाति आधारित गणना पर जो सर्वे चल रहा है उसमें कई लापरवाहियां दिख रही हैं। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को इससे अवगत कराया गया है, जिसके बाद 3 अधिकारियों को इधर सस्पेंड कर दिया गया है। आखिरकार अब आपको बताते हैं कि 2015 में भी इस तरीके की जनगणना की गई थी, आखिरकार उसको एक्सेप्ट क्यों नहीं किया जा रहा, आखिरकार उस पर इतना विवाद क्यों है। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि 2015 के सर्वेक्षण पर आखिरकार विवाद क्यों है, कई सामाजिक शैक्षणिक संगठन के लोग इस पर आपत्ति क्यों जता रहे हैं। आपको बता दें कि रिपोर्ट हाल ही में कैबिनेट के समक्ष पेश की गई, जिसके बाद कई समुदायों द्वारा इस रिपोर्ट को अवैज्ञानिक जो है बताया गया। कहा कि हम इस रिपोर्ट को एक्सेप्ट नहीं कर सकते और उसमें कई जो वर्ग हैं, कई समुदाय जो हैं, जिसमें वोकालिका और वीरशैव लिंगायत समुदाय ने आपत्ति जताई है, जिसके बाद समुदाय की इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया है। कहा है कि हम इस रिपोर्ट को नहीं मानते, आप नए सिरे से सर्वेक्षण कराएं। अब मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने भी कहा है कि ये संवैधानिक है, क्योंकि 10 साल के बाद सर्वेक्षण कराया जा सकता है। अब मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कई फैक्ट्स भी यहाँ पेश किए गए हैं। अगली ग्राफिक्स का रुख करेंगे, जहां आपको बताएंगे कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने 2015 के सर्वेक्षण के बारे में क्या जानकारी दी। आपको बताते हैं कि 5.98 करोड़ लोगों का 2015 यानी कि 10 साल पहले
सर्वेक्षण किया गया था। तो करीब करीब 6 करोड़ लोगों का सर्वेक्षण हुआ। अब ये अनुसूचित जाति है, एक स्मॉल वर्ग है, छोटा वर्ग है जिसका सर्वेक्षण हुआ। अनुमानित जनसंख्या उस समय जो थी 2015 में 6.35 करोड़ थी। अब 10 साल बाद ये सर्वेक्षण बड़े वर्ग पर किया जा रहा है। सर्वेक्षण में आपको बता दें कि 1.60 लाख यानी कि 1.33 लाख शिक्षक इसमें शामिल थे। तो करीब 6 करोड़ लोगों का 2015 में सर्वेक्षण हुआ था। अब नए सिरे से इसको सर्वेक्षण कराया जा रहा है। 90 दिनों में रिपोर्ट देनी है, लेकिन उससे पहले हम देख रहे हैं कि कई विवाद सामने आ रहे हैं जिसमें कई गैर जिम्मेदाराना कार्रवाई जो है अधिकारियों के द्वारा की जा रही है, जिसके बाद मुख्यमंत्री सिद्धारमैया सख्त नजर आ रहे हैं। अपने संवाददाता को रुख करेंगे, ज्योति हमारे साथ जुड़ रही है। ज्योति, हम देख रहे हैं कि कर्नाटक सरकार लगातार कई और विवाद के घेरे में आती रहती है। अब ये 3 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। क्या जानकारी हासिल हो रही है, क्या लापरवाही बढ़ती गई? अब कर्नाटक सरकार क्या सख्त नजर आ रही है? वो कह रही है कि आप ऑनलाइन माध्यम से भी आवेदन कर सकते हैं। क्या है इस पे स्पष्ट रूप से आपके पास जानकारी? इंटरनल रिजर्वेशन के लिए एससी का जो सर्वे कर रहे हैं, वहां पे गवर्नमेंट की पूरी लापरवाही दिखाई दे रहा है। बीबीएमपी ऑफिशियल्स जो है, जो घर घर जा रहे हैं लेकिन पूछताछ नहीं कर रहे लोगों से, वैसे ही वहां पे जाकर स्टिकर वहां पे लगा कर आ रहे हैं। और बहुत लोग ऐसे हैं कि बीबीएमपी ऑफिशियल्स। ज्योति, आपसे अनुरोध करना चाहेंगे कि आपने मोबाइल जिससे आप शूट कर रही हैं उसको प्लीज अनम्यूट कर दीजिए। आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। तो आपको बता दें कि किस तरीके से हमारे साथ इस समय हमारी संवाददाता ज्योति जुड़ी थी, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा। लेकिन खबर यह है कि कर्नाटक सरकार एक सर्वे करा रही है। इस सर्वेक्षण में हम देख रहे हैं कि लगातार लापरवाही की कई घटनाएं सामने आ रही हैं। एक नई जानकारी ये हासिल हुई है कि गैर जिम्मेदाराना तरीके से सर्वेक्षण किया जा रहा था। हो क्या रहा था कि सर्वेक्षण करने के समय घर पर तो जाया जा रहा था, वहाँ सर्वेक्षण लेने के लिए वहाँ जाया जा रहा था, लेकिन सर्वेक्षण लिया नहीं जा रहा था। और ये कहा जा रहा था, एक स्टिकर चिपका दिया जाता था बाद में घर के बाहर कि सर्वेक्षण पूरा हो गया है। अब ये गैर जिम्मेदाराना हरकत पब्लिक में सामने आई, जिसके बाद सरकार सख्ती में आई और उसके बाद निर्देश ये जारी किए गए कि 3 अधिकारी जो हैं इनको निलंबित कर दिया गया है। कहा गया है कि इनकी गैर जिम्मेदाराना हरकत की वजह से इनको निलंबित किया जा रहा है। और अब ये जो सर्वे कराया जा रहा है, इसमें 90 दिन में रिपोर्ट सौंपी जानी है और इस 90 दिन में ये समझ में आएगा कि अब ये जो वर्ग जिसको किया जा रहा है इस सर्वेक्षण में कवर, उसमें कितने लोग हैं। और 2015 में आपको बता दें कि ऐसा ही सर्वेक्षण पहले भी हुआ था और हाल ही में कैबिनेट की मंजूरी के लिए ये रिपोर्ट सामने आई, जिसमें कई समुदाय ने इस पर जताई आपत्ति। कहा कि ये रिपोर्ट हम अवैज्ञानिक करार देते हैं। आपत्ति जताते हुए उन्होंने कहा कि हम इस रिपोर्ट को एक्सेप्ट नहीं कर सकते और कहा कर्नाटक सरकार से अनुरोध किया कि आप इसको नए तरीके से सर्वेक्षण कराएं। जिसके बाद मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने भी कहा कि हाँ, हम इसको करा सकते हैं क्योंकि ये संवैधानिक है। 10 सालों के बाद सर्वेक्षण कराया जा सकता है। इसी के साथ न्यूज पंच में फिलहाल इतना ही। इन 3 महत्वपूर्ण खबरों पर हमारा रुख रहा, जिसमें हमने बात करी कर्नाटक सरकार की, किस तरीके से रूस ने तालिबान को मान्यता दी और महाराष्ट्र में किस तरीके से बढ़ रहा है मराठी बनाम हिंदी विवाद। फिलहाल के लिए न्यूज पंच में इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।